हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के जिला बागेश्वर में बसे एक गांव में। गांव में असली भारत बसता है, ना कि शहर में। सीधे सरल सादगी पसंद लोग जो शहरी चमक दमक से कोसों दूर हैं, वो रहते हैं इन गांव में। उत्तरमुखी यह गांव, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बस यहां आकर ही महसूस कर सकते हैं। अगले दिन सोचा क्यों ना गांव घूमा जाए, कुछ गांव के बड़े बूढ़ों से मिला जाए। रोजगार की वजह से शहर गए युवा पीढ़ी के माँ बाप के हालचाल पूछे जाएं। इसी क्रम में हम पहुंचे एक बुजुर्ग दंपति। इनके बच्चे भी शहर में हैं और रिश्ते में ये मेरे चाचा चाची लगते हैं। बेटा सेना में और बेटियां शादी के बाद अपने अपने घरों में। बस उसी वक्त फोन करके उनकी दिल्ली वाली बेटी से बात करवाई तो ऐसा लगा जैसे बूढ़ी आंखों में मानो एक चमक सी आ गई हो। इसके बाद सीधा गांव के चाय बागान की ओर चले, जो सामाजिक रोजगार का एक माध्यम है। यहाँ जिसके खेत चाय बागान लगाने के लिए गए हैं, उसके घर से एक सदस्य को इसमें रोजगार दिया गया है और कुछ महिलाएं व पुरुष इसमें काम करते हुए मिले। उनसे जाना कि कैसे कैसे चरणों में वो लोग चाय की पौध तैयार करके उसे बागानों में लगाते हैं। जल निकासी वाली जमीन होनी चाहिए, नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। कैसे पहले बंजर खेत खोद कर साफ करना, फिर क्यारी बनाना, फिर साफ छनी हुई मिट्टी को पॉलिथीन के बैग में भरना। भूमि का पीएच मान 5.4 से 6 के बीच, तापमान 20 से 30 डिग्री, मौसम थोड़ा गर्म के साथ साथ थोड़ी बारिश भी होनी चाहिए। ढाल वाली भूमि में पौधों की रोपाई के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं। ये पंक्तियों में 2.5 से 3 फीट की दूरी में लगाए जाते हैं। गड्ढे तैयार होने के बाद उचित मात्रा में इनमें जैविक व रासायनिक खाद मिलाकर पौधे लगाने से 1 महीने पहले इन गड्ढों को भर दिया जाता है। फिर कुछ ऐसे लगते हैं ये चाय के बागान। चाय बागान से वापस आते हुए एक किसान हरीश के घर गए, जिन्हें सरकारी आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए कुछ मदद मिली है। देखा किस तरह का जीवन जीते हैं हमारे ग्रामीण। कितने भी अभाव हो चेहरे पर, मायूसी नहीं आने देते और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं।
उनके बुजुर्गों के समय का सिलबट्टा और हाथ से अनाज पीसने वाली चक्की को एक धरोहर की तरह उन्होंने सहज कर रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामान दिया तो पंखा मेरे पास फोन लगा अब हम कुछ हमारी एक आमा जो 90 वर्ष पूरी कर चुकी हैं, उनसे और उनके पुत्र से मिले। वहां भी जो आत्मीयता मिली, उसकी आप किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। पहाड़ का इतना कठिन संघर्ष भरा जीवन कैसे यह बूढ़ा शरीर सब करता होगा, मैं तो सोचकर ही हैरान हूं। अब हम गांव के अंतिम सिरे पर पहुंच चुके थे। यहां भी दो बुजुर्ग महिलाएं हमारे स्वागत के लिए बैठी मिली। वे हमसे इतना स्नेह से मिली कि सारी थकान उड़न छू हो गई। सच ये बुजुर्ग आज भी पुरखों की थाती को सहेजे संजोए हुए, वरना पहाड़ के अन्य गांव की तरह यह गांव भी वीरान हो गया होता। माना कि हम नौकरी पेशे से ज्यादा वक्त गांव को नहीं दे सकते, लेकिन साल में 2 बार तो घर आ जाओ मेरे भाई। थोड़ा तो सरोकार रखो गांव से भी। यकीन मानो, ये जो गांव में हमसे पहले वाली पीढ़ी है, इनके बाद अगर हम अपने पहाड़ के प्रति ऐसे ही उदासीन रहे तो गांव वीरान हो जाएंगे। फिर कहां जाओगे? तब क्या कहोगे?
कि पूजा करनी है, जागर लगाना है? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा है तो दोबारा सोचिए। आगे हम पहुंचे शिक्षा की देवी मां सरस्वती के मंदिर, जो कि है गांव का एक प्राथमिक विद्यालय। यहां पहुंचते ही दंडवत प्रणाम किया उस भूमि को जिस पर यह विद्यालय आज भी अड़िग खड़ा है, हिमगिरी शिखर विशाल की तरह। न जाने कितने बच्चे इस विद्यालय से पढ़कर आज भी देश विदेश में कार्यरत हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई। देखा जाए तो बहुत कुछ दिया है इस छोटे से मां सरस्वती के मंदिर ने मुझे।